हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 31 के बारे में पढ़ा था, जो हमको बता रहा था कि व्हाट शुड बी द लास्ट डेट टू रेज एन इनवॉइस। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 के बारे में, जो बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ, आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 12 हमको बताता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, नॉट सर्विसेज। तो मैम सर्विसेज के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 13 जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या हमको सिर्फ सेक्शन 12 पता होना चाहिए? नहीं, इसका एक बेस है, वो है सेक्शन 31। तो अगर आपने सेक्शन 31 का वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज जाके सेक्शन 31 का वीडियो देखिए। सेक्शन 31 से आप सीखेंगे कि लास्ट डेट टू रेज एन इनवॉइस क्या होता है। वंस यू आर क्लियर विद दैट, आपका वो पॉइंट क्लियर हो गया है, उसके बाद ही आपको सेक्शन 12 पढ़ना चाहिए। उसका सेक्शन 31 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 12 के साथ। नाउ, सेक्शन 12 में 6 सबसेक्शंस हैं। 6 सबसेक्शंस हैं। फर्स्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 1, जो बात करता है चार्जेबिलिटी के बारे में। तो ये हमारा चार्जेबिलिटी सेक्शन। सबसेक्शन 2 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मतलब जिसमें हम टैक्स फॉरवर्ड चार्ज के अंडर पे करते हैं, वही सिर्फ सबसेक्शन 2 में आएगा। तो मैम रिवर्स चार्ज के लिए अपना सबसेक्शन 3 है। सो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज हमारा सबसेक्शन 3 के अंडर आएगा। मैम रिवर्स चार्ज हो गया, फॉरवर्ड चार्ज हो गया, सब खत्म हो गया? नहीं, उसके बाद आएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर्स। जब वाउचर्स इश्यू होते हैं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? बस मैम हो गया? नहीं, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा रेसिडुअल सेक्शन। मतलब जो चीज सब सेक्शन 2 में कवर नहीं हो रही है, सब सेक्शन 3 में कवर नहीं हो रही है, सब सेक्शन 4 में कवर नहीं हो रही है, वो कहाँ कवर होगी? वो होगी कवर सबसेक्शन 5 में। इसीलिए उसको बोलते हैं रेसिडुअल सेक्शन। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है सबसेक्शन 6, जो बात करता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, चार्जेस फॉर लेट पेमेंट। मतलब अगर आपने लेट पेमेंट किया है तो उसमें अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, पेनल्टी लग रहा है, फीस लग रहा है, चार्ज लग रहा है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे अपना लास्ट सबसेक्शन, दैट इज सबसेक्शन 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना सबसेक्शन 1 के साथ। नाउ सबसेक्शन 1 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई चार्जेबिलिटी सेक्शन। ओके, लेट अस रीड। ये बोल रहा है द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स not services shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section. This section मतलब हो गया हमारा सेक्शन 12। मतलब क्या हुआ? बहुत ही इजी सबसेक्शन है।
ये बोल रहा है सेक्शन 12 के अंदर हम टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स निकालेंगे और जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा वही उसी टाइम ऑफ सप्लाई में हमारा लायबिलिटी फॉर पेमेंट अराइज हो जाएगा। तो जो भी सेक्शन 12 के अंदर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा वही टाइम पे हमारा लायबिलिटी फॉर पेमेंट जो है वो आ जाएगा। दैट वुड बी आवर लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहुत ही इजी सबसेक्शन था। सबसेक्शन 2, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सबसेक्शन है। ये बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड चार्ज कर रहे हैं मतलब कौन, ये लेट अस से हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, सप्लायर की या रेसिपिएंट की? दो ही ऑप्शन होते हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट। ये है हमारे सप्लायर की, रेसिपिएंट की नहीं। नाउ सप्लायर अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई हम किसके दिमाग से चलेंगे, सप्लायर के या रेसिपिएंट के? ऑब्वियसली सप्लायर के। सो वी हैव टू थिंक from the point of view of the supplier। चलिए अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी earlier of the following dates, namely clause A, the date of issue of invoice by the supplier or last date on which he is required under subsection 1 of section 31 to issue the invoice with respect to the supply। So क्लॉज ए बोल रहा है, दो डेट्स बोल रहा है ये। फर्स्ट डेट, डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया है तो जो भी आपका डेट ऑफ इनवॉइस है। और सेकेंड ऑप्शन है जो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 बोल रहा है। नाउ सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 बोलता है इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स आपका लास्ट डेट टू रेज द इनवॉइस विल बी द डेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री, and in case of non-movement the date of delivery or made available to the customer। तो इनमें से जो भी अर्लीस्ट होगा वो हम लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द डेट ऑन विच, क्लॉज बी बोलता है द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। नाउ क्लॉज बी बोलता है डेट ऑफ रिसीट। नाउ रिसीट जो है वो दो टाइप की होती है। एक हम रिसीट जब हम बैंक में रिसीव करते हैं, मतलब बैंक में जब हमारे क्रेडिट होगा, या फिर जब हम रिसीट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। इसमें से जो अर्लीस्ट होगा वो हमारा डेट ऑफ रिसीट माना जाएगा। तो मैम फिर अपना टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ? टाइम ऑफ सप्लाई जो इन दोनों में से जो अर्लीस्ट निकलेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। नाउ ये हमने क्लॉज ए और क्लॉज बी पढ़ लिया। एक बार हम इसको साइड में रखते हैं, ये भी हम अभी कवर करेंगे बट थोड़ी देर बाद। चलिए इसके साथ एक एग्जाम्पल के साथ हम ये समझते हैं। ये हमारा टाइमलाइन, ठीक है।
नाउ लेट अस से कि गुड्स जो है वो रिमूव हुई हैं फैक्ट्री से 1/1 को, ठीक है। कस्टमर रिसीव्स इट ऑन 3 जनवरी को कस्टमर को वो गुड्स मिले। इनवॉइस जो इशू हुआ है वो हुआ है 5 जनवरी को। इनवॉइस इशू हुआ है 5/1 को। जैसे ही इनवॉइस मिला कस्टमर ने 6/1 को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट का एंट्री कर दिया और एक्चुअल पेमेंट हो गया 7/1 को। नाउ इन दिस केस हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या गिना जाएगा? नाउ क्लॉज ए बोलता है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस है हमारा 5/1 और सेक्शन 31 सिंस ये रिमूवल ऑफ गुड्स है, रिमूवल ऑफ सेक्शन 31 मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो रिमूवल माना जाएगा, दैट इज 1 and 1। अर्लीस्ट ऑफ दीज टू इज 1/1। बी पॉइंट बोलता है रिसीट, दैट वुड बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है 6/1 और पेमेंट वो है 7/1। सो इन दिस केस हमारा 6/1 माना जाएगा। अर्लीस्ट ऑफ दीज टू दैट इज 1/1 होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। ये है सबसेक्शन 1। अब लेट अस से कि क्लाइंट ने पेमेंट जो कर दिया था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्लाइंट ने पेमेंट हमको कर दिया था 29 दिसंबर को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वही एंट्री है और बैंक क्रेडिट भी उसी दिन हुआ। ना इन दिस केस हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इन दिस केस पॉइंट नंबर ए सेम रहेगा, दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस 5/1 और सेक्शन 31 के हिसाब से रिमूवल, सो इन दिस केस 1/1। और रिसीट के हिसाब से इट वुड बी 29/12। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ दिस 29/12 को माना जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ फर्स्ट थिंग, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो किसका है? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सप्लायर का। क्यों? क्योंकि हम लोग किसके हिसाब से थिंक कर रहे हैं? हम लोग सप्लायर के हिसाब से सोच रहे हैं, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स सप्लायर का होगा। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। अब मैं एक ट्विस्ट लाऊंगी स्टोरी में। ट्विस्ट है नोटिफिकेशन। ना एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है 15/11/2017 को। ये नोटिफिकेशन बोलता है कि फॉर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर, मतलब ये स्कीम जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर वालों के लिए नहीं है। स्कीम होल्डर
कैन पे टैक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ अवॉइड रिसीट ऑफ गुड्स। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एडवांसेस पे टैक्स नहीं पे करोगे। एडवांसेस पे नो टैक्स। देखिए, अगर आपको पेमेंट बाद में मिला है, एज इन केस नंबर 1, जैसा केस 1 में, केस 1 में क्या है, पेमेंट हमको बाद में मिला है। अगर पेमेंट बाद में मिला है तो ऑब्वियसली यही डेट हमारा अर्लियर होगा, राइट? तो उसमें तो क्लॉज बी का कोई मतलब ही नहीं। अगर पेमेंट हमको पहले मिलता है, एज इन केस 2, केस 2 में क्या हुआ, हमको पेमेंट मिला, पेमेंट पहले मिला, दैट मीन्स एडवांस। तो वो एडवांस के कारण क्या हुआ, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो पेमेंट के हिसाब से हो गया। तो अब एज पर द नोटिफिकेशन आपको एडवांस के हिसाब से पेमेंट नहीं करना है। तो इसीलिए ये क्लॉज बोलता है कि आप जो सब सेक्शन, जो क्लॉज बी है उसको भूल ही जाओ, आप सिर्फ क्लॉज ए के हिसाब से पेमेंट करो, इन केस आप कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में है। नाउ let us go to section 12 subsection 3. Now subsection 3 talks about time of supply for goods under reverse charge. अब वही, ये हमारा गवर्नमेंट बैठा है, गवर्नमेंट को टैक्स दो जन पे करते हैं, सप्लायर या फिर रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज है तो कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा, सप्लायर नहीं पे करेगा। तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? ऑब्वियसली हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। सो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of the recipient. चलिए पढ़ते हैं सबसेक्शन 3। Now, in case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, time of supply shall be earliest of the following dates, namely date of receipt of goods or date of payment as entered in the books of accounts of the recipient or the date on which it is debited to the bank account. So books of accounts या फिर debited to the bank account, whichever is earlier, or the date immediately following 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier. Now section 12 subsection 3 क्लॉज ए बोलता है आप डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड ले लीजिए, मतलब गुड्स जो हैं वो आपने कब रिसीव किए। सेकंड हो गया हमारा डेट ऑफ पेमेंट। जब हम डेट ऑफ पेमेंट के बारे में बात करते हैं, डेट ऑफ पेमेंट जो है वो दो टाइप की होती है। एक हो गया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, ना किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री? रेसिपिएंट के। और दूसरा हो गया हमारा बैंक डेबिट। इन दोनों में से अर्लीस्ट जो है उसको हम अपना डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है इनवॉइस प्लस 30 डेज फॉलोइंग डेट 2। टू इनवॉइस प्लस 31 डेज। इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा होगा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। बहुत ही सिंपल
सबसेक्शन है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उससे पहले हम एक लाइन और पढ़ते हैं, which says provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A or clause B or clause C, मतलब हम clause A, clause B, clause C तीनों में अगर हम लोग अपना टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो अगर क्लॉज ए भी काम नहीं कर रहा है आपका, क्लॉज बी भी काम नहीं कर रहा है, क्लॉज सी भी काम नहीं कर रहा है, तो आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेसिपिएंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लीजिए। चलिए क्लॉज ए बी सी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अपना टाइमलाइन बनाते हैं। ये रहा हमारा टाइमलाइन। रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ 1/1 को, रिसीट ऑफ गुड्स हुआ 5/1 को, डेट ऑफ इनवॉइस जो था हमारा 7/1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने पेमेंट की एंट्री कर ली 8/1 को, और पेमेंट कर दिया हमको, मतलब उसके अकाउंट से डेबिट हो गया बैंक में 9/1 को। चलिए देखते हैं। नाउ क्लॉज ए बोलता है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, वो है हमारा 5/01। नेक्स्ट है डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर बैंक डेबिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट हुआ है 8/1 को और बैंक डेबिट हुआ है 9/1 को। अर्लीस्ट ऑफ दीज टू 8/1 को हम डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। थर्ड है डेट फॉलोइंग डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज। तो हमारा डेट ऑफ इनवॉइस है 7/1 प्लस 30 डेज हो गया, वो हो गया हमारा 7/2 प्लस 1 डे डेट फॉलोइंग, तो 8/2। इनमें से अर्लीस्ट वो है या तो ये डेट, ये डेट, या फिर ये डेट, या फिर ये डेट। इन तीनों में से अर्लीस्ट है हमारा 5/01। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। आई होप आप लोग सबको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब है हम सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 4 किस बारे में बात करता है? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वाउचर्स। वाउचर्स क्या होता है? आप कहीं गए, आपने शॉपिंग की तो उसके बदले में आपको कुछ वाउचर्स मिले। अब वाउचर्स दो टाइप के होते हैं।
लेट अस से आपने मैक्स से शॉपिंग की, मैक्स से आपको 2 टाइप के वाउचर्स मिले। फर्स्ट, 2 टाइप के वाउचर्स मिल सकते हैं। फर्स्ट वाउचर, आप जब भी नेक्स्ट शॉपिंग करेंगे आपको 25% ऑफ मिलेगा ऑन अपैरल्स। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वाउचर्स का जो आपको मिल सकता है, वो है आपको 30% ऑफ मिलेगा ऑन कुर्तीज फ्रॉम डब्ल्यू। जो डब्ल्यू की कुर्तीज होती हैं उस पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। दोनों वाउचर्स का वैलिडिटी है 3 मंथ्स। ना, अब जब हम ये इस वाउचर के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाउचर में क्या सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है? क्या आपको पता है किस ब्रांड से आपको खरीदने से मिलेगा? यस। क्या आपको पता है क्या चीज खरीदने से मिलेगा? हाँ, कुर्तीज। मतलब मैं शर्ट्स या और कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ मैक्स से, मुझे कुर्ती ही खरीदना पड़ेगा। कौन सी कंपनी का? डब्ल्यू कंपनी का। कितने महीने में? 3 महीने के अंदर अंदर। सो इसको हम बोलेंगे सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। नेक्स्ट है ये वाउचर। अब इसमें है 25% ऑन अपैरल्स। ना, अपैरल्स में कुछ भी हो सकता है। मैं शर्ट खरीद सकती हूँ, ट्राउजर खरीद सकती हूँ, जीन्स खरीद सकती हूँ, टॉप खरीद सकती हूँ, कुर्ती खरीद सकती हूँ, लेगिंग्स खरीद सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ। राइट। तो इसमें क्या हमको सप्लाई आइडेंटिफाइबल है? नहीं है। कोई भी ब्रांड का भी खरीद सकती हूँ, तो इसमें हमारा सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल है। चलिए अब सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं। In case of supply of voucher by a supplier, the time of supply shall be date of issue of voucher if the supply is identifiable or date of redemption of voucher in all other cases. मतलब अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका डेट ऑफ रिडेम्पशन। उसको हम मानेंगे आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही इजी सबसेक्शन है। बस हमको ये देखना है कि सप्लाई आइडेंटिफाइबल है या नॉन आइडेंटिफाइबल है। नेक्स्ट सबसेक्शन में जाते हैं जो है हमारा रेसिडुअल सबसेक्शन। नाउ मैं इसको जब रेसिडुअल सबसेक्शन बोल रही हूँ, मतलब क्या हुआ? मतलब ये फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं है, मतलब ये रिवर्स चार्ज भी नहीं है, और ये वाउचर्स भी नहीं। ये तीनों के अंडर ही नहीं आता है। तो ये है क्या? ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये है फ्रॉड्स के बारे में। जब आप फ्रॉड्स करते हो तब क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। Where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2 or subsection 3 or subsection 4, the time of supply shall, in case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed, or in any other case the date on which the tax is paid. अब let us say Mr. X एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब मिस्टर एक्स क्या करता है? मिस्टर एक्स जो है वो डस्टर्स बेचता है। डस्टर्स का जो चार्ज है, वैल्यू है, वो है 100 रुपया। और ये नॉन रजिस्टर्ड है पर ये क्या करता है? ये जीएसटी कलेक्ट कर लेता है।
ये जीएसटी कलेक्ट कर लेता है 12 रुपया के हिसाब से एट 12%, सो 112 रुपया। अब इसने जीएसटी कलेक्ट किया है पर ये नॉन रजिस्टर्ड है, तो ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को नहीं देगा। ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो अब गवर्नमेंट को अगर पता चलता है, गवर्नमेंट रेड मारती है और गवर्नमेंट के रेड मारने से पता चलता है कि अच्छा 12 रुपया इसने कलेक्ट किया है, तो अब ये जो 12 रुपए है ये इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जब ये गवर्नमेंट को पे करेगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। क्यों, क्योंकि ये नॉन रजिस्टर्ड है। तो दैट मीन्स अगर फ्रॉड कोई नॉन रजिस्टर्ड पर्सन ने किया है तो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा द डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा ऑप्शन, लेट अस से मिस्टर एक्स जो है वो रजिस्टर्ड है। मिस्टर एक्स जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन है मतलब उसको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। अब वही वो डस्टर बेच रहा है, डस्टर का वैल्यू ऑफ सप्लाई है 100 रुपया। वो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं 18 रुपया, 18% के हिसाब से 118। बट वो 18 रुपए वो गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे, वो 12 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और 6 रुपए कहाँ जा रहा है, पॉकेट में। वापस एक फ्रॉड हो गया। तो 12 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई तो हम क्लॉज नंबर 2, 3, 4 के हिसाब से देख लेंगे, सब सेक्शन 2, 3, 4 के हिसाब से। लेकिन जो ये 6 रुपए जिसमें फ्रॉड हो रहा है उसका डेट क्या होगा, पीरियोडिकल रिटर्न के हिसाब से। सो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, मतलब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, द डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न। ये है हमारा सबसेक्शन 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 क्या है, सबसेक्शन 6 बात करता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्ज, फीस फॉर डिलेड पेमेंट। चलिए, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply. Addition in the value of supply कैसे, by way of interest, late fee, penalty for delayed payment or any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value. मतलब मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स ने गुड्स दिया मिस्टर वाई को और बोला कि भैया तुमको पेमेंट करना है 5 जनवरी तक। अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा पर डे का 10 रुपया। गुड्स जो ट्रांसफर हुए थे वो हुए थे 1000 रुपीज के हिसाब से। मिस्टर वाई भूल गए, मिस्टर वाई ने पेमेंट किया मिस्टर एक्स को कब, 10th को। तो कितना पेमेंट किया, पेमेंट किया 1000 प्लस 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन के हिसाब से 5 into 10 that is 50 rupees। 1000 plus 50 that is 1050 rupees का पेमेंट कर दिया। ये 1000 का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो हम देखेंगे सब सेक्शन 2 से लेके सब सेक्शन 5 के बीच में। 50 रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो होगा डेट ऑफ रिसीट बाय सप्लायर। जब सप्लायर ने जिस दिन ये 50 रुपए रिसीव किए वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पेनल्टी, इंटरेस्ट, चार्ज, फी, एनीथिंग फॉर डिलेड पेमेंट।
तो ये है सबसेक्शन 6। इसके साथ ही हमने सेक्शन 12 के सारे सबसेक्शंस देख लिए। अब पीछे हमने एक पॉइंट छोड़ा था, लेट अस गो बैक टू दैट पॉइंट। यहाँ पे सब सेक्शन 2 में हमने ये एक पॉइंट छोड़ा था, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। Provided that where the supplier of taxable goods received an amount up to rupees 1000 in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the supplier, be the date of issue of invoice in respect of such excess amount. चलिए, let us say कि मिस्टर एक्स जो है वो डस्टर बनाते हैं और मिस्टर वाई जो है वो डस्टर खरीदते हैं, ठीक है। नाउ मिस्टर एक्स जो है वो लॉट में मिस्टर वाई को डस्टर सप्लाई करते हैं और उसका जो पेमेंट अमाउंट है वो आया है ₹2500। नाउ केस 1, मिस्टर वाई सोचते हैं मैं तो उससे रोज ही खरीदता रहता हूं, तो मिस्टर वाई ने पेमेंट किया ₹3000 का। 3000 मतलब एक्सेस कितना हुआ? एक्सेस हुआ ₹500, विच इज अप टू एक्सेस अप टू ₹1000। तो क्लॉज बोलता है कि अगर आपको अप टू ₹1000 एक्सेस अमाउंट मिला है, इन आर केस 500, तो जो 500 का टाइम ऑफ सप्लाई है, अब हमारे पास दो अमाउंट को ब्रेक करते हैं, 2500 और 500। 2500 का तो जो भी आपका सबसेक्शन 2 में जो भी आ रहा है उस हिसाब से निकालिए। ये 500 का भी आपके पास ऑप्शन है टू टेक द सेम टाइम ऑफ सप्लाई एज ₹2500। ये आपके पास ऑप्शन। नाउ केस 2, मैम अगर मुझे ये ऑप्शन नहीं लेना है तो, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं लेना है तो ये हमारा एडवांस है और नोटिफिकेशन के हिसाब से हम एडवांस पे टैक्स नहीं पे करते हैं, तो इसका जब इनवॉइस रेज होगा, नेक्स्ट जो इनवॉइस रेज होगा उसके साथ जब ये एडजस्ट होगा उस हिसाब से इसका टाइम ऑफ सप्लाई गिना जाएगा। नाउ केस 2, मिस्टर वाई ने पेमेंट किया ₹4000 का, एक्सेस पेमेंट हो गया, तो वापस हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। 2500 का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो भी सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से होगा। बाकी जो अमाउंट है वो हमारा एडवांस हो गया, एडवांस ऑफ ₹1500 विच इज मोर देन ₹1000। तो मोर देन 1000 है तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एडवांस के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से एडवांस पे लगेगा नहीं, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो भी हमारा नेक्स्ट बिल के हिसाब से होगा उस हिसाब से हम इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। सो ये पॉइंट हमने पीछे छोड़ दिया था, उसको मैंने अभी कवर कर लिया है। लेट्स गो बैक। इसी के साथ हमारा सारे सब सेक्शंस कवर होते हैं। सेक्शन 12 के टाइम ऑफ सप्लाई भी हमारा इसके साथ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 13 जो है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये जो मैंने समझाया है वो सिंपल वे में है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन को भी प्लीज प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।